साथ आस्था कौशिक। 15 साल का अभेद्य किला आखिर कैसे ढह गया? बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत तो दर्ज की ही है, साथ ही असम और पुडुचेरी में भी भगवा लहरा रहा है। बंगाल में अमित शाह की रणनीति ने दीदी के खेला को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहर का दबदबा दिख रहा है। इस सियासी मुहिम में बीजेपी के लिए सीएम योगी ने भी मजबूत पारी खेली। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 26 का ये फैसला 27 की हवा तय करेगा? क्या 3 राज्यों में मिली ये बड़ी जीत अब यूपी की राजनीति की दिशा बदलने वाली है? सियासत के सुपर संडे पर जहां एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ मंथन। आज महाबहस में बात उसी मास्टर स्ट्रोक की जिसने विपक्ष को पूरी बिसात पर ही पलटी खिला दी। और अब क्या बीजेपी इसी तर्ज पर यूपी की लड़ाई में उतरेगी? तो चलिए, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा इस पूरी चर्चा में। उनसे आपका हम इंट्रोडक्शन कराएं, लेकिन उससे पहले वक्त है महाबहस के सवालों का। सवाल यह कि 15 साल का अभेद्य किला आखिर कैसे गिरा? 26 का फैसला तय करेगा 27 की हवा। 26 में बीजेपी को जो 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद अब 27 में यूपी में चुनाव होने जा रहा है। तो क्या उसका असर, क्या ये जो संदेश यहां से निकला उससे 27 की हवा पर कोई फर्क पड़ेगा? 3 राज्यों में जीत बारी, अब यूपी की तैयारी। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और गेस्ट पैनल हमारे बीच में है। हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अभिमन्यु त्यागी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, महासचिव आरएलडी। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल दुबे जी, आपने भी भले ही हरे रंग का ये आज गमछा पहना है, लेकिन ये भी एक बंगाली अंदाज की याद दिला रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी भी आज बंगाली पूरे परिधान में नजर आए हैं, और आपके भी ये गमछा लेने का स्टाइल। तो क्या बीजेपी और गठबंधन अब बंगाल के बाद यूपी में किस तरह की तैयारी करेगा? क्या यूपी के लिए कमर कस ली गई है? यूपी के लिए क्या कोई संदेश बंगाल से निकला है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी जी फिलहाल हमारे बीच में नहीं है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी को किस तरह निशाने पे लिया, उससे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। तो चलिए इसी से सवाल की शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आप ही के पास ये सवाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का बहुत जिक्र हुआ। महिलाओं के राइट्स की भी बात हुई, उनके रिजर्वेशन की बात हुई, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की भी बात हुई, और आज उसे ही लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सपा पर यह वार किया है। इस पैनल के सभी विद्वान पैनलिस्ट इस बात जानते होंगे कि जब 2023 में महिला आरक्षण का बिल आया था, भारत की राजनीति के सभी दल, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबने एक साथ मिलकर महिला आरक्षण के बिल को पास करके उसे एक्ट बना दिया, यानी महिला आरक्षण बिल लागू हो गया। आज भारत के प्रधानमंत्री किसी भी मंच पे जाकर ये बोल देते हैं कि भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो महिला आरक्षण का विरोध कर रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र के इतिहास में कभी हो नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को बड़े बड़े मंचों से जाकर गुमराह करने का प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी जो असली महिला आरक्षण विरोधी है, उसका जो रेपराइज करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो पूरा देश जानता है। और उत्तर प्रदेश में हम इनकी हवा को निकालने का काम करेंगे। लेकिन बंगाल में भी तो आपने ये सब बातें कही थी। यहाँ तो लोगों ने कुछ और ही फैसला सुनाया है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की। आस्था जी, आप भी सारी बातें जानती हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पूरा उनको चुनाव जितवाने में लग गया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय एजेंसियां काम करने में लग गई, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जी ने जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, आप वोटों के परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो वोटों के परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी की कैलकुलेशन है, उसके बारे में जरूर विचार विमर्श हम लोग करेंगे। और मैं आपको फिर दावा करता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी भी हवा बनाई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, उनकी रणनीति को ध्वस्त कर दिया था।
जो सबसे बड़ी हवा बनाने चलिए, वाले हैं, अब उनकी हवा 27 को की निकाल बारी उन्होंने है पंचर कर दिया और था। पश्चिम तो बंगाल में हमने जिस तरह की 2024 जीत में उत्तर बीजेपी प्रदेश की के हुई है, नतीजों में टीएमसी भारतीय को जनता भी पार्टी की बहुत रणनीति को टीएमसी ध्वस्त की किया है। भी उनकी जो हवा को यहाँ उन्होंने पर पंचर सरकार किया है। रही उसके भी किले को बहुत अभेद्य माना जाता था, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने उसमें सेंध लगा ही दी और एक बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। संजय जी, प्रधानमंत्री ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा और मां कामाख्या का भी आशीर्वाद रहा, यानी उनका इशारा यहां पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम पर भी। देखिए, निश्चित रूप से इस बार के 5 राज्यों के चुनाव के संदेश बहुत साफ हैं। क्लियर संदेश है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में है, जनता उनके कामों को देखते हुए उन सरकार को रिपीट कर रही है। पुडुचेरी में दूसरी बार बना रही है, असम में तीसरी बार बना रही है। और जिन राज्यों में इन विपक्षी दलों की सरकार है, वो जनता की अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पा रही है, इसलिए जनता उन्हें हटाकर कूड़ेदान में फेंक रही है। दूसरी बात उत्तर प्रदेश के संबंध में, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं, वो जब मध्य प्रदेश जाते हैं तो कमलनाथ खत्म हो जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां उद्धव खत्म हो जाते हैं, अगर हरियाणा जाते हैं तो वहां हुड्डा का डिब्बा गोल हो जाता है, दिल्ली जाते हैं तो केजरीवाल साफ हो जाते हैं, बिहार जाते हैं तो तेजस्वी हार जाते हैं, और अगर बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी का भी डिब्बा गोल हो जाता है। एक तरफ वो राजनीतिक दल है जो जहां सत्ता में रह रहा है, जनता के काम कर रहा है, जनता उसे दोबारा जिताकर शासन में भेज रही है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो जहां जाता है अपने साथियों को भी डुबाता है। और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि उसके बाद 10 उपचुनाव हुए, 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती और उसने अपने राजनीतिक दल को भी जिता दिया। एक तरफ जीत की गारंटी और दूसरी तरफ हार का नमूना एकदम सामने है। तो उत्तर प्रदेश के लिए संदेश कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार जोरदार सरकार, और ऐसा विपक्ष जो जाने पर आप खुद तो हारता ही है, अपने साथियों को भी हरा देता है। तो धर्मेंद्र यादव जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं लौटूंगी, वो टिप्पणी जरूर इस पर करना चाहेंगे, और लेकिन उससे पहले अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस का तो बहुत समय तक खाता भी नहीं खुला था, लेकिन एक सीट पर बढ़त बनाई आखिरकार कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर। हालांकि केरल में आपको बड़ी जीत हासिल हुई है और इसके अलावा तमिलनाडु से भी आपको ऑफर है, और ये जो कुल मिलाकर चुनाव रहे वो कांग्रेस के लिए भी कुछ पॉजिटिव संदेश लेकर आए हैं। अभिमन्यु जी। रास्ता जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जब सबसे टफ फाइट रही तो निश्चित तौर पर केरला में रहा। वह वाम दल क्योंकि एक वैचारिक दल है तो उनसे लड़ाई लड़ी, वो बेहतर काम भी कर रहे थे एक दौर में, लेकिन बाद में जहां से विचारधारा से जनता से कनेक्टिविटी टूटी और हम लोग वहां काम कर रहे थे, हमारा संगठन मजबूत था। और देखिए, जहां तक बाकी राज्यों की बात है तो चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, तो वहां हम सिर्फ भाजपा से ही नहीं, अलग से भी साथ में इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई समेत तमाम जो भाजपा से जुड़े जो संगठन है उनसे भी लड़ रहे थे, और एक्सपोर्टेड नेताओं से भी लड़ रहे थे जो एक दौर में कांग्रेस के नेता थे, आज वो टीएमसी में थे, तो कुछ भाजपा में भी थे। तो हमारी चारों ओर से लड़ाई थी, लेकिन वैचारिक तौर पर हम अपने काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर जहां जीत हुई है वहां बधाई हो, जहां हम हारे हैं वहां जो जीते हैं उन लोगों को बधाई हो, जहां हम हारे हैं वहां उसकी हम समीक्षा करें। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त अनिल दुबे जी भी हैं, महासचिव आरएलडी। अनिल दुबे जी, आज 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से क्या यूपी के लिए कोई संदेश निकला है? देखिए आस्था जी, संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, और पश्चिमी बंगाल में जो जीत करके आए हैं उससे तो एकदम स्पष्ट हो गया कि एनडीए की जो दशा है, वो दिशा है, वो बिल्कुल जनता के हिसाब से है। एनडीए जनता के विश्वास को जीतने में सफल है, इसलिए जो है पश्चिम बंगाल में भी एनडीए की जीत होकर के आई है। और जो ये परिणाम आए हैं, 5 राज्यों के परिणाम आए हैं, 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और इन 2 राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है। लेकिन जो बहुतायत में जो जिस तरह का फैसला जनता ने दिया है, वो एनडीए की सरकार पर, मोदी जी की नीतियों पर उन्होंने मोहर लगाई है कि इनके रहने से देश का फायदा है, देश की जनता का फायदा है, देश के लोग खुशहाल होंगे, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, ये मोहर लगाई है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी
जिस तरह से यहाँ पर योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, किसान मजदूर नौजवान सभी लोग खुशहाल हैं, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होगा निश्चित रूप से एनडीए यहाँ पर फिर से सरकार बनाएगा और अपने गठबंधन के साथियों को लेकर के। मैं आपको बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की सभाओं में, अभी कल मेरठ में सभा हुई, इसके पहले मुजफ्फरनगर में सभा हुई थी और मंगलौर हरिद्वार में सभा हुई, तो इन सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आ रही है, जिस तरह से एनडीए के साथ हमारे गठबंधन को हर जनता का, किसानों का समर्थन मिल रहा है, वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि 2027 में पुनः योगी जी की और माननीय जयंत चौधरी जी की जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश में, ये फिर से कामयाब होगी। ठीक है, धर्मेंद्र जी। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और इतिहास पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन किया उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया। शिवसेना को आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, ये सब पूरा देश जानता है। अकाली दल को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और उसे खत्म करने का काम किया, ये पूरा देश जानता है। और मुझे लगता है कि बीएसपी को भी अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन थे, आज भारत बीएसपी की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ा जो उदाहरण इस भारत की राजनीति में है, जिसको मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीतिक जेनोसाइड जिसको कहते हैं, राजनीतिक दलों का जेनोसाइड करना बोलेंगे उसे, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्यसभा सांसद बना देना, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र पर सबसे काले अध्याय में लिखा जाएगा। और उसका जस्टिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के इनके पन्ना प्रमुख तक दे देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करती है उसको रेफराइज करने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप करती है। जैसे महिला आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है, उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने रिवर्स गेयर लगा करके पूरे विपक्षी दलों पर उसका ठीकरा फोड़ने का काम किया। और जो उनके बेईमानी है चुनाव में, उस बेईमानी को ढकने के लिए, उस बेईमानी को जस्टिफाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक टूलकिट तैयार करती है और पूरे देश के सामने गलत तरीके से पेश करती है। आम आदमी पार्टी के पेश तो देखिए दोनों पक्ष कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष भी पेश कर रहा था कि विपक्ष नहीं आने देना चाहता, आप भी पेश कर रहे थे कि सरकार की नीयत नहीं है। लेकिन बात यह है कि बंगालीज को आखिर समझ किसकी बात आई, किस पर उन्होंने मोहर लगाई। हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के बाद अब चर्चा यूपी को लेकर तेज हो गई है। टीएमसी एक धड़ा यह था कि जो सिरे से एग्जिट पोल्स को नकार रहा था और ये कह रहा था कि हाँ ठीक है, जनता ने मैंडेट दिया है, क्लियर कट मैंडेट दिया है, लेकिन ये ठीक उल्टा भी हो सकता है। एक तरफ बीजेपी का कॉन्फिडेंस था, दूसरी तरफ बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि नहीं, यह अभेद दिखला है और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को बंगाल से कोई नहीं हटा सकता सियासत से। पर आज देखिए 92% से ज्यादा वोटिंग और यहां बीजेपी की भगवा लहर चल पड़ी। उसके बाद अब यूपी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखो आस्था जी, समाजवादी पार्टी का अभी भी कॉन्फिडेंस है कि 2024 में जिस तरीके से प्रचंड जीत समाजवादी पार्टी की हुई, उस कॉन्फिडेंस के साथ आज भी प्रवक्ता उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। लेकिन आस्था जी, एक और देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जो कहा उसका जवाब ममता बनर्जी ने नहीं दिया, उसका जवाब टीएमसी के नेताओं ने नहीं दिया, उसका हर रोज जवाब अखिलेश यादव जी ने दिया। तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी रह करके चुनाव टीएमसी का लड़ रही है। जितनी बयानबाजी, जो बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की रैलियों में रखा, उस हर एक सवाल का जवाब, हर एक बात का जवाब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रह करके दिया। तो ये तो बिल्कुल निश्चिंत है कि आपके प्रतिद्वंदी या दूसरे राज्य में चुनाव की रैलियां संबोधन करने जाते हैं, वहां आप उनकी कही हुई बातों का उत्तर प्रदेश में रह करके देते हैं, तो 2027 में तो आपके प्रतिद्वंदी के रूप में वो रहेंगे ही। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जहां जिन सभाओं का उन्होंने संबोधन किया, वो सारी की सारी सीटें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। पश्चिम बंगाल में 90% से ऊपर सीटें यदि योगी जी ने जो रैलियां संबोधित की, यदि वो विधानसभाएं सीटें जीती हैं, तो निश्चित तौर से इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी को देखना पड़ेगा। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, कि भाजपा ने किस किस के साथ गठबंधन किया और क्या क्या हो गया। मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री किसके सहयोग से बने, तो क्या वो समाजवादी पार्टी पर भी लागू होता है जो अन्य राजनीतिक दलों पर लागू हो रहा है?
निश्चित तौर से आस्था जी, विचारधाराएं, व्यवस्थाएं हर चुनाव में बदलती रहती हैं। पीडीएफ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यदि गठबंधन किया तो विचारधारा के साथ नहीं किया, उनकी व्यवस्थाओं को समझने के लिए किया। तो आज जो भी व्यवस्था पश्चिम बंगाल के चुनाव में या 5 राज्यों में देखने को मिली, समाजवादी पार्टी को उसका मंथन करना पड़ेगा। या समाजवादी पार्टी ईमानदारी से मंथन नहीं कर पाएगी तो वही रिजल्ट होगा जो इन 5 राज्यों में है। आप मशीनरी के दुरुपयोग की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप ही के इंडी गठबंधन लेकिन अभी तक ये आरोप ममता बनर्जी ने नहीं लगाया है। आप देखिए, नहीं, वो इंडी गठबंधन में आप देखिए ना, कांग्रेस ने भी नहीं लगाया। कह रही है, ये कांग्रेस कह रही है, लेकिन जब से रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हुए, एक बार जरूर वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि भाई अभी आप बूथ पे बने रहें, और कार्यकर्ताओं को वो कह रही थी वापस ना आए, अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। लेकिन नतीजे जब ये तय हो गया कि भाई बीजेपी यहाँ सरकार बना रही है, वो भी 200 पार जा करके, उसके बाद से अभी तक कोई आरोप ममता बनर्जी ने नहीं लगाया है। कुछ भी हो, लेकिन टीएमसी ने चुनाव बहुत जोरदारी के साथ लड़ा। बिल्कुल, जो जवाब देना चाहिए था उनके छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी को दिया। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में यदि पश्चिम बंगाल में विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिरोध किया है तो तृणमूल कांग्रेस ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कह दूं कि आज ममता बनर्जी नहीं हारी है, ममता बनर्जी के लोग हारे हैं, ममता बनर्जी की टीम हारी है, और ममता बनर्जी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो हारा है। आज भी आप देखिए कि ममता बनर्जी के चेहरे पर कुछ भी सिकर रही हो, लड़खड़ा रहे हो उनके शब्द, लेकिन कॉन्फिडेंस की आज भी ममता बनर्जी में कमी आस्था जी नहीं है। दूसरा, आप ही के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया कि हम लोकतंत्र का स्वागत करते हैं, जहां हम जीते हैं वहां बधाई, और जहां आ रहे हैं हम तो हम मंथन उसका करेंगे, आत्म मंथन करेंगे। यही लोकतंत्र में होना चाहिए। जी जी, संजय चौधरी जी। देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल का जो मर्ज था, बंगाल का मर्ज था कि वहां का मतदाता भय के कारण वोट डालने के लिए नहीं जा पाता था। वहां का मर्ज था कि चुनाव के अंदर हत्याएं होती थी। वहां का मर्ज था कि अपराधी जनता पर हावी था। और आप देखिए, यही चरित्र तो समाजवादी पार्टी का है। 2017 के पहले क्या था? भारतीय जनता पार्टी अगर मतदान में गड़बड़ी रोकता था, नीरज मिश्रा, तो उसका गला काट दिया जाता था। लोगों पे भय था, अगर भाजपा को वोट दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे एक अतीक अहमद के खिलाफ अगर राजू पाल जीत जाता है तो राजू पाल विधायक होते हुए भी जीते जी प्रयागराज की धरती पर दौड़ा दौड़ा कर मार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि बंगाल का जो मर्ज था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर उत्तर प्रदेश में उस मर्ज का माकूल इलाज किया है। जनता यह जानती है और इसीलिए जनता दोबारा कोई गलती करने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी को तो चिमटे से भी छूने वाली नहीं है। और यही संदेश है, मुझे लगता है कि 5 राज्यों का संदेश स्पष्ट है। जहां भाजपा है वहां उसे रिपीट करना है, और जहां विपक्ष है वहां उसे कूड़ेदान के ढेर में जाना है। आस्था जी, समाजवादी पार्टी जो भी एलिगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगा रही है, तथ्यों के आधार पर लगा रही है। रामपुर के उपचुनाव के पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार की पुलिस ने पिस्टल महिला की छाती पर लगा दिया कि तुम्हें वोट डाले नहीं जाने देंगे। इससे बड़ा गुंडा कोई हो सकता है क्या? गुंडों के जो सबसे बड़े सरगना है, संरक्षक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई आज तक। रामपुर के चुनाव को मैंने बताया, मिल्कीपुर का उपचुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का गुंडा वोट डाला, उसके बाद वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी, मुद्दे बहुत सारे हैं। और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुआ है, तो जो अगला बैटल ग्राउंड पॉलिटिकली सबसे बड़ा रहने वाला है, जिस पर सबसे ज्यादा सबकी नजरें हैं, वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि यहां लोकसभा चुनावों के अंदर भी हमने देखा था बीजेपी की उम्मीद से उलट रिजल्ट आए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कोई संदेश मिला है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही अपनी रणनीति और पूरे जोर आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत तो दर्ज की है, साथ ही असम और पुडुचेरी में भी भगवा लहरा रहा है। बंगाल में अमित शाह की रणनीति ने दीदी के खेले को पूरी तरह खत्म कर दिया। गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहर का दबदबा नजर आ रहा है। मां बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।